इस वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट जून 2024 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पेपर में आए हुए 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी पेपर के 50 क्वेश्चंस को मैंने वीडियो 10 और वीडियो 11 के माध्यम से पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया है। इन वीडियोस को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम है यूजीसी नेट ज्योग्राफी जून 2024 एग्ज़ाम में जाकर देख सकते हैं। इसी पेपर के रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इस वीडियो के क्वेश्चंस अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है, द फिनोमिनन ऑफ एनर्जी लॉस इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इज अप्रॉक्सीमेटेड एज द रूल। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा ह्रास परिघटना अनुमानतः होने का नियम है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ज़रा समझिए। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात एक ही डायरेक्शन में होता है। एनर्जी इकोसिस्टम के विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स या पोषण स्तरों से होते हुए क्रमिक रूप से ट्रांसफ़र होती है। जैसे किसी भी इकोसिस्टम में 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 और ट्रॉफिक लेवल 4। एनर्जी हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2 की ओर, ट्रॉफिक लेवल 2 से ट्रॉफिक लेवल 3 की ओर, ट्रॉफिक लेवल 3 से ट्रॉफिक लेवल 4 की ओर क्रमिक रूप से सक्सेसिवली ट्रांसफ़र होती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निचले स्तर पर स्थित ट्रॉफिक लेवल से ऊपरी स्तर पर स्थित ट्रॉफिक लेवल की ओर कितने प्रतिशत एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। क्या 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, या 20% ट्रांसफ़र होती है, 30% या 40%। देखिए, प्रत्येक जीवधारी को अपनी लाइफ प्रोसेस को जारी रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है सन से प्राप्त होने वाली सोलर एनर्जी को ट्रॉफिक लेवल 1 में स्थित प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो कि फोटोसिंथेसिस करने वाले पेड़ पौधे होते हैं, वह इस सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं और इस बायोमास को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1 के जीवधारियों में संचित यही बायोमास अगले ट्रॉफिक लेवल्स जैसे ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 और ट्रॉफिक लेवल 4 में क्रमिक रूप से ट्रांसफ़र हो जाता है। रेमंड लिंडमैन RAYMOND, रेमंड LINDMAN, रेमंड लिंडमैन ने 1942 में किसी फूड चेन में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में 10% एनर्जी के ट्रांसफ़र का लॉ दिया है और इस लॉ का नाम है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। उन्होंने कहा कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की ओर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल को पहले वाले ट्रॉफिक लेवल की कुल एनर्जी का मात्र 10% ही प्राप्त होता है। पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इस 90% ऊष्मा का प्रयोग अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में करते हैं। इस एनर्जी का प्रयोग वह श्वसन क्रिया में करते हैं, अपनी ग्रोथ में करते हैं या हीट के रूप में इस एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। मान लीजिए ट्रॉफिक लेवल 1 में स्थित प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सूर्य से ऊष्मा को प्राप्त करके 100 यूनिट एनर्जी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल अर्थात ट्रॉफिक लेवल 2 में ट्रॉफिक लेवल 1 से इस 100 यूनिट का मात्र 10% ही ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रॉफिक लेवल 2 में जो एनर्जी पहुंचेगी वह होगी 100 का 10% अर्थात ओनली 10 यूनिट्स। ट्रॉफिक लेवल 3 में ट्रॉफिक लेवल 2 की कुल एनर्जी जो कि 10 यूनिट है उसका मात्र 10% ही ट्रांसफ़र होगा और इस तरह से ट्रॉफिक लेवल 3 में जो एनर्जी आएगी वो मात्र 1 यूनिट एनर्जी ही आएगी और इस ट्रॉफिक लेवल 3 की 1 यूनिट एनर्जी का सिर्फ
10% ही ट्रॉफिक लेवल 4 में ट्रांसफ़र हो पाएगा और यह होगा 0.1 यूनिट। इस प्रकार लिंडमैन के द्वारा दिए गए रूल, जिसका नाम है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, इसके आधार पर यदि देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 10%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस क्रोनोलॉजी। निम्नांकित उच्चावच लक्षणों को उनके उद्गम कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन में 4 रिलीफ फीचर्स दिए हुए हैं: वॉसजेस माउंटेन्स, स्कैंडिनेवियन हाईलैंड, साइबेरियन शील्ड और एटलस माउंटेन्स। हमको यह बताना है कि इनकी उत्पत्ति का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम लोग क्रेटोन्स को समझेंगे, आखिर ये क्रेटोन्स होते क्या हैं। CRATONS, क्रेटोन्स। क्रेटोन्स महाद्वीपों के भीतरी भागों में स्थित टेक्टोनिकली स्टेबल पार्ट्स हैं। इनमें बहुत लंबे समय से कोई भी हलचल नहीं हुई है। इनकी यदि एज की बात की जाए तो यह कई बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। कभी कभी तो यह 2.5 से लेकर 3 बिलियंस ईयर्स पुराने भी मिलते हैं। जब कभी इन क्रेटोन्स का कोई भाग अर्थ की सरफेस पर एक्सपोज हो जाता है या ऊपर से दिखने लगता है तो उस भाग को बोला जाता है शील्ड, SHIELD, शील्ड। यह जो शील्ड होती हैं यह प्री कैम्ब्रियन काल की क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बनी होती हैं, जैसे कैनेडियन शील्ड, साइबेरियन शील्ड, अमेजोनियन शील्ड, इंडियन शील्ड, ग्रीनलैंड शील्ड और अमेरिकन शील्ड। यदि क्वेश्चन में दिए हुए चारों लैंड फॉर्म्स को देखा जाए तो जो सबसे पहले जिस लैंड फॉर्म का निर्माण हुआ है वह है साइबेरियन शील्ड। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन टाइम में प्री कैम्ब्रियन ओरोजिनी या प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के अंतर्गत हुआ है। साइबेरियन शील्ड के बाद निर्माण हुआ है स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स का। यह स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स या स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर विस्तृत हैं। इनका निर्माण कैलिडोनियन ओरिजिनी या कैलिडोनियन पर्वतीकरण के समय सिल्यूरियन और डेवोनियन काल में हुआ है। इसके बाद वासजेस माउंटेन का निर्माण हुआ है, जो कि फ्रांस में स्थित ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। इन वॉसजेस माउंटेन्स का निर्माण हर्सिनियन ओरिजिनी या हर्सिनियन पर्वतीकरण के समय पैलियोजिनी और नियोजिनी पीरियड्स के समय हुआ है। और इन 4 ऑप्शंस के अंतर्गत सबसे बाद में निर्माण हुआ है एटलस माउंटेन्स का। यह एटलस माउंटेन्स नॉर्थ अफ्रीका में स्थित हैं और यह यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं। यदि क्वेश्चन में दिए हुए इन चारों रिलीफ फीचर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जियोमॉर्फिक साइकिल्स ऑफ डेविस एंड पेंक। इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इनका संबंध डेविस और पेंक के अपर्दन चक्र से है। इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट्स का चयन करते हुए सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है, डेविस कंसिडर्ड द साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ फ्लूवियल प्रोसेसेस एज द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। डेविस ने नदी प्रक्रम के अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र माना है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेविस ने फ्लूवियल प्रोसेस या नदी प्रक्रम के अंतर्गत जिस इरोजन साइकिल का निर्माण किया है उसको उन्होंने नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन या अपर्दन का सामान्य चक्र कहा है। सेकंड स्टेटमेंट है, डेविस यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल प्रपोज्ड बाय गिलबर्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडेड स्ट्रीम्स प्रोपाउंडेड बाय पावेल एंड अप्लाइड एवोल्यूशनरी पैराडाइम। डेविस ने गिलबर्ट द्वारा प्रस्तावित आधारतल और पावेल द्वारा प्रतिपादित
प्रवणित सरिताओं की संकल्पना का प्रयोग किया तथा उद्विकासी पैराडाइम को लागू किया। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है क्योंकि बेस लेवल के कंसेप्ट को दिया था पावेल ने और ग्रेडेड स्ट्रीम्स के कंसेप्ट को दिया था गिलबर्ट ने। डेविस ने पावेल के द्वारा दिए गए बेस लेवल के कंसेप्ट को और गिलबर्ट के द्वारा दिए गए ग्रेडेड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट का यूज़ अपने इरोजन साइकिल में किया है तथा साथ ही साथ डेविस ने इवोल्यूशनरी पैराडाइम को भी अपनाया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सेकंड सब फेज ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप ऑफ Penck model, absolute height increases and relative relief also increases at the same rate. Penck मॉडल के समरूपी दृश्य भूमि विकास के चरण के द्वितीय उपचरण में निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है और सापेक्ष उच्चावच में भी इस दर से वृद्धि होती है। यह स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से गलत है। पेंक ने अपने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के मॉडल में 3 फेज या 3 प्रावस्थाएं बताई हैं। पहला फेज है स्थल रूपों के तीव्र गति से विकास की प्रावस्था, दूसरा फेज है स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था और तीसरा फेज है स्थल रूपों के घटती दर से विकास की प्रावस्था। यहाँ पर पेंक के मॉडल के दूसरे फेज की बात कही जा रही है, स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था या फेज ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। पेंक ने अपने मॉडल के इस दूसरे फेज को पुनः 3 सब फेज में डिवाइड किया, जिसमें सेकंड नंबर के सब फेज में वह बताते हैं कि एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव रिलीफ दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज होगी और रिलेटिव रिलीफ भी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव रिलीफ दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेविस अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप डिक्लाइन। डेविस ने ढाल पतन की अवधारणा का प्रयोग किया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में दिए गए 4 स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी बिल्कुल सही हैं और इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ गिव्स एन इंसाइट अबाउट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। निम्नांकित में से कौन सा नियम विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में किसी वस्तु द्वारा विकिरणित विकिरण की मात्रा के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से संबंधित फिजिक्स के 4 लॉज दिए हुए हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्लैंक्स लॉ और किरचॉफ लॉ। सबसे पहले मैं आपको वीन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में एक सामान्य जानकारी दूंगा। सपोज करिए कि यह एक ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर है T। इस तापमान पर इस ब्लैक बॉडी से डिफरेंट वेवलेंथ वाले रेडिएशंस रिलीज होंगे। सपोज करिए कि एक रेडिएशन ये है जिसका वेवलेंथ है λ1, कोई दूसरा रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है λ2, कोई तीसरा रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है λ3। इन अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशंस में से कोई एक वेवलेंथ ऐसी होगी जिसके रेडिएशंस की मात्रा सबसे अधिक होगी या उनकी इंटेंसिटी सबसे अधिक होगी या उनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ लैम्डा मैक्स। वीन बताते हैं कि यह लैम्डा मैक्स ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तब भी इस ब्लैक बॉडी से अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशंस निकलेंगे, लेकिन जिन रेडिएशंस की इंटेंसिटी या एनर्जी सबसे अधिक होगी उनका वेवलेंथ पहले वाले तापमान की तुलना में अब कम हो जाएगा। इसी को वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो घटती चली जाएगी। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में कहा जा रहा है कि किसी ब्लैक बॉडी के
पर यूनिट सरफेस एरिया से जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी वह उस ब्लैक बॉडी के तापमान की 4th पावर के समानुपाती होगी। अर्थात जिन ऑब्जेक्ट्स का तापमान बहुत अधिक होगा या जो ऑब्जेक्ट्स बहुत अधिक गर्म होंगे उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी की मात्रा भी बहुत अधिक होगी। किरचॉफ अपने रेडिएशन लॉ में कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी रेडिएशन का गुड एब्जॉर्बर है तो वह गुड एमिटर भी होगा। प्लैंक का नियम किसी दिए गए तापमान पर एक ब्लैक बॉडी के द्वारा एमिट किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करता है। यह अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रेडिएशन की इंटेंसिटी को प्रोवाइड करता है। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स में कितना रेडिएशन एमिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में दिए गए 4 लॉज में से जो लॉ इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह है प्लैंक्स लॉ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कमर्शियल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में प्रतिशत साझेदारी के आधार पर निम्नलिखित देशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कमर्शियल सर्विसेज या वाणिज्यिक सेवाओं का मतलब होता है कि ऐसी सेवाएं जो पैसे लेकर प्रोवाइड कराई जाती हैं। इन सेवाओं को प्रोवाइड कराने का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। आजकल ओला और ऊबर जैसी कंपनियां मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको टैक्सी या कैब की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप पैसे देकर उन सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन, इंटरनेट, आईटी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, क्लीनिंग, रिक्रूटमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, होटल, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट्स, टूरिज्म, इस प्रकार से कई एक सर्विसेज हैं जो कि कमर्शियल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। यदि 2022 के आंकड़ों को देखा जाए तो क्वेश्चन में दिए हुए इन चारों देशों में से जो देश कमर्शियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के मामले में नंबर 1 पर है वो है यूनाइटेड किंगडम, नंबर 2 पर आता है नीदरलैंड्स, नंबर 3 पर आता है थाईलैंड और नंबर 4 पर आता है ब्राज़ील। चूँकि इस क्वेश्चन में इन देशों को असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में लगाना है तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। कमर्शियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स से संबंधित इंडिया के संदर्भ में एक फैक्ट आप और भी जान लीजिए। हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में आपसे यह फैक्ट कभी पूछ लिया जाए। भारत ने 2005 से 2022 के मध्य कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के ग्लोबल शेयर को दुगना कर लिया है। 2005 में जहां भारत का शेयर मात्र 2% था वह 2022 में बढ़कर 4.4% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स एट्रीब्यूट्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन द लोकेशन ऑफ ओरिजिन एंड द लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन इन स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल। स्थानिक अंतःक्रिया मॉडल में उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान के मध्य पृथक्करण के लक्षणों को निम्नलिखित में से किस शब्दावली से निरूपित किया जाता है। देखिए, स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल को डिस्क्राइब करने का एक फार्मूला है। वह फार्मूला है TIJ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ VI, WJ, SIJ। इस फार्मूले में TIJ का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन लोकेशन ऑफ ओरिजिन I एंड लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन J। F का मतलब है फंक्शन, VI का मतलब है एट्रीब्यूट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन I, WJ का मतलब है एट्रीब्यूट्स ऑफ द लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन J और SIJ का मतलब है एट्रीब्यूट्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन द लोकेशन ऑफ ओरिजिन I एंड द लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन J। इस प्रकार इस फार्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन में दिए हुए 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 1 SIJ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एज्यूम्ड बाय वेबर इन इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में कल्पित नहीं किया था। वेबर के द्वारा दी गई इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी कई मान्यताओं या
अजम्पशंस पर आधारित थी। उनमें से 4 मान्यताएं यहाँ 4 ऑप्शंस में दी हुई हैं, जिनमें 3 सही हैं और 1 गलत हैं। जो गलत है उसका चयन करना है। पहली मान्यता है वेबर की आइसोट्रॉपिक सरफेस या समरूपी धरातल। यह बिल्कुल सही है। वेबर की दूसरी मान्यता थी परफेक्ट नॉलेज अबाउट लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट, कच्चे पदार्थों एवं बाजार की अवस्थिति की पूर्ण जानकारी। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरी मान्यता थी एंटरप्रेन्योर्स आर इकोनॉमिक एंड रेशनल मैन, उद्यमी आर्थिक तथा तार्किक मानव हैं। वेबर की यह मान्यता भी बिल्कुल सही है। चौथे अजम्पशन में वेबर कह रहे हैं कि लेबर इज़ चीप एंड ईजली अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वेबर ने ऐसा नहीं कहा था। वेबर ने लेबर या श्रम के बारे में कहा था कि लेबर पूर्व निर्धारित मजदूरी पर कुछ ही स्थानों पर मिलेगी, हर जगह लेबर या श्रम उपलब्ध नहीं होगा। इस तरह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not included in the 15 एग्लो-क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया क्लासिफाइड बाई प्लानिंग कमीशन। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग द्वारा वर्गीकृत भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है थार मरुभूमि या थार डेजर्ट। इन 15 एग्रो-क्लाइमेटिक रीजन्स में थार मरुभूमि नाम का कोई भी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन नहीं है, जबकि थार मरुभूमि को 14th नंबर के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जिसका नाम है वेस्टर्न ड्राई राजस्थान रीजन, उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सैटेलाइट्स एंड सेंसर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्पेशियल रिजोल्यूशन। निम्नलिखित उपग्रहों और संवेदकों को उनके स्थानिक विभेदन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन में 4 सैटेलाइट्स और उनमें लगे हुए सेंसर्स दिए हुए हैं, जैसे आइकोनॉस में लगा हुआ है मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर, कार्टोसैट 2 में लगा हुआ है पैनक्रोमेटिक सेंसर, रिसोर्ससैट 2A में लगा हुआ है लिसफोर सेंसर और ऑर्ब व्यू में लगा हुआ है पैनक्रोमेटिक सेंसर। प्रत्येक सेंसर का अपना एक अलग अलग स्पेशियल रेजोल्यूशन होता है। सैटेलाइट इमेज कई एक पिक्सल्स से बनी हुई होती है और यह पिक्सल ग्राउंड सरफेस के एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशियल रेजोल्यूशन का मतलब होता है ग्राउंड सरफेस एरिया दैट मेक्स अप 1 पिक्सल इन अ सैटेलाइट इमेज। जैसे यदि किसी सैटेलाइट में लगा हुआ सेंसर ज़मीन के 5 मीटर बाई 5 मीटर के एरिया को सेंस करने में सक्षम है, तो उस सेंसर से बनी हुई सैटेलाइट इमेज के जो पिक्सल होंगे वह ज़मीन के 5 मीटर बाई 5 मीटर के एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे और उस सेंसर से बनी हुई सैटेलाइट इमेज का जो रिजोल्यूशन होगा, या कहा जाए कि उस सेंसर का जो स्पेशियल रिजोल्यूशन होगा वो होगा 5 मीटर। यदि आइकोनॉस सैटेलाइट में लगे हुए मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर के स्पेशियल रिजोल्यूशन की बात की जाए तो इसका स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है 3.2 मीटर। कार्टोसैट 2 में लगे हुए पैनक्रोमेटिक सेंसर का स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है लेस देन 1 मीटर। रिसोर्ससैट 2 में लगे हुए लिसफोर सेंसर, लिस का मतलब होता है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर। इस सेंसर का जो स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है वह होता है 5.8 मीटर। ऑर्ब व्यू सैटेलाइट में लगे हुए पैनक्रोमेटिक सेंसर का स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है 1 मीटर। अब यदि स्पेशियल रिजोल्यूशन के आधार पर इन सेंसर्स और सैटेलाइट को असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनहेंस सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन
फ्यूल वुड। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जीवन में सुधार करने, पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने, आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने तथा जलावन लकड़ी पर बोझ कम करने में सहायक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बायो एनर्जी, क्योंकि बायो एनर्जी के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वह रूरल एरियाज़ में आसानी से मिल जाते हैं। टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट्स को लगाने के लिए कुछ स्पेसिफिक जगह ही चाहिए होती हैं। हर जगह यह प्लांट नहीं लगाए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल प्लेस थ्योरी। केंद्रीय स्थल सिद्धांत के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। इस क्वेश्चन में क्रिस्टॉलर के द्वारा दिए गए सेंट्रल प्लेस थ्योरी से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन 4 में से जो स्टेटमेंट सही हैं उनका चयन करते हुए सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है द रेंज ऑफ गुड्स is the maximum distance that a consumer is willing to travel to obtain certain goods or services। वस्तुओं की परास वह अधिकतम दूरी है जिसे उपभोक्ता कतिपय वस्तु या सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से तय करने का इच्छुक है। क्रिस्टॉलर ने अपनी सेंट्रल प्लेस थ्योरी में रेंज ऑफ गुड्स या वस्तुओं की परास के बारे में बताया है और इस स्टेटमेंट में इससे संबंधित जो भी फैक्ट लिखा हुआ है यह फैक्ट बिल्कुल सही है। इस आधार पर स्टेटमेंट ए करेक्ट है। स्टेटमेंट बी है हैविंग अ हाई ऑर्डर सर्विस इम्प्लाइज दैट देयर आर लो ऑर्डर सर्विसेज अराउंड इट एंड वाइस वर्सा। उच्च श्रेणी सेवा के होने का अर्थ है कि इसके आसपास निम्न श्रेणी सेवाएं उपलब्ध होती हैं तथा इसका विलोमह भी। यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है इन ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल फॉर ईच हाई ऑर्डर सेंटर देयर आर 3 सेंटर्स ऑफ इमीडिएट लोअर ऑर्डर। प्रत्येक उच्च श्रेणी केंद्र के लिए परिवहन सिद्धांत में निकटतम निम्न श्रेणी के 3 केंद्र होते हैं। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल के लिए के का मान 4 होता है, अर्थात फॉर ईच हाई ऑर्डर सेंटर देयर आर 4 सेंटर्स ऑफ इमीडिएट लोअर ऑर्डर। फोर्थ स्टेटमेंट है द लार्जर द टाउन द लार्जर इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। नगर जितना बड़ा होता है इसका संपूरक क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का मतलब होता है किसी सेंट्रल प्लेस के चारों ओर स्थित वह एरिया जिसको सेंट्रल प्लेस अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसको सर्विस एरिया, हिंटरलैंड या ट्रेड एरिया भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में दिए हुए 4 स्टेटमेंट्स में से 2 ही स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी सही हैं। इस आधार पर यदि ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। समुद्री जल के घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है डेंसिटी ग्रेडियंट इज ग्रेटेस्ट इन द पिक्नोक्लाइन लेयर। पिक्नोक्लाइन परत में घनत्व प्रवणता सर्वाधिक होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर्स हैज़ नो रोल इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ वाटर। जल के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज प्रवाहों में समुद्री जल के घनत्व की कोई भूमिका नहीं होती है। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। डेंसिटी डिफरेंसेस के कारण वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। थर्ड स्टेटमेंट है अ टीएस डायग्राम फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाटर मासेस इन ओशन। एक टीएस रेखाचित्र समुद्रों में जल राशियों की पहचान में सहायक है। यह स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वाटर मासेस इन द ओशन। तापमान, लवणता तथा घनत्व समुद्र में जल राशियों की पहचान में प्रयुक्त होते हैं। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस तरह इस क्वेश्चन में ओशन वाटर की डेंसिटी से संबंधित जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर 2 और यह ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ एक्सपर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, वहीं लिस्ट 2 में इन एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई जो लोकेशन थ्योरीज हैं उनके कुछ बेसिस या आधार दिए गए हैं। दोनों लिस्ट का सही मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। हूवर ने मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कही है, वहीं लॉश ने मार्केट एरिया की बात कही थी। एलन प्रेड ने बिहेवियरल मैट्रिक्स की बात कही है और स्मिथ ने एरिया कॉस्ट कर्व की बात कही है। इस तरह लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करने के बाद जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अंडर नरिश्ड 2022। निम्नलिखित क्षेत्रों को अल्प पोषित जनसंख्या 2022 के अंश के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यदि 2022 के आंकड़ों को देखा जाए तो सब सहारा अफ्रीका में लगभग 22.5% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, वहीं साउथ एशिया में लगभग 15.6% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है और साउथ अमेरिका में 6.1% और सेंट्रल एशिया में 3% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। यदि इस डेटा को आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल ज्योग्राफी हैज़ ऑलवेज बीन कमिटेड टू इंटीग्रेट द सोशल विद। सामाजिक भूगोल सदैव सामाजिक पक्ष को निम्न में से किस पक्ष से एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए ज्योग्राफी में डिफरेंट फिनोमेना की स्टडी उनके स्पेशियल एस्पेक्ट के आधार पर या स्थानिक पक्ष के आधार पर की जाती है। इस कारण इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 द स्पेशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ डिजीज़ या रोगों के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में इनके कारण या कॉजेज़ के बारे में बताया गया है। दोनों लिस्ट का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। लंग कैंसर का संबंध है स्मॉग से, ब्लैक फुट डिजीज़ का संबंध है ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा से, स्किन कैंसर का संबंध है अल्ट्रावायलेट रेस से और मिनी माता रोग का संबंध है मरकरी से। यदि इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। निम्नलिखित में से किसने स्वच्छ विकास प्रक्रियाओं की अवधारणा की शुरुआत की। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संबंध है क्योटो प्रोटोकॉल से। इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन पॉलिसी मेजर्स इन इंडिया। भारत में जनसंख्या नीति उपायों के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है द अडॉप्शन रेट ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स इन बिहार इज़ मोर देन ट्वाइस एज कम्पेयर्ड विद दैट इन केरला। परिवार नियोजन तरीकों को अपनाए जाने की दर बिहार में केरल की तुलना में 2 गुनी है। यह ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है द एक्सटेंशन अप्रोच वाज एम्ड एट टेकिंग द मैसेज एंड सर्विसेज टू पीपल इन द फार ऑफ एरियाज ऑफ द कंट्री। विस्तार उपागम का उद्देश्य संदेश तथा सेवाओं को देश के दूर दराज क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचाना था। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत सरकार ने 1952 में फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी को अपनाया। एक्सटेंशन अप्रोच के अंतर्गत फैमिली प्लानिंग वर्कर्स को कहा गया कि वह दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं और लोगों से मिलें और उन लोगों को फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अपनाने के लिए मोटिवेट करें और उन लोगों को समझाएं कि वह छोटे परिवार को अपनाएं। थर्ड स्टेटमेंट है कैफेटेरिया अप्रोच मीन्स द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इम्पोज्ड एज कंपल्सरी मेजर।
कैफेटेरिया उपागम का अभिप्राय परिवार नियोजन कार्यक्रम को आवश्यक उपाय के रूप में अधिरोपित करना था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फैमिली प्लानिंग पॉलिसी में कैफेटेरिया अप्रोच का मतलब यह था कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति मार्केट में उपलब्ध किसी भी प्रकार के फैमिली प्लानिंग के तरीके को अपना सकता था। वह किसी भी प्रकार के गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर सकता था अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छा और अपने विश्वास के आधार पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 फोकस वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में दिए हुए 4 स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी बिल्कुल सही हैं, और यदि ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। निम्नांकित पारिस्थितिकी तंत्रों को निवल प्राथमिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या स्वैम्प्स या मार्शेस जिनको कि हम दलदल कहते हैं, वहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP सबसे हाईएस्ट पाई जाती है। वहीं ओशंस और डेजर्ट के एरिया में यही NPP सबसे कम पाई जाती है। इस क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस को यदि देखा जाए तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होगी फ्रेश वाटर स्वैम्प्स और मार्शेस की। उसके बाद दूसरा स्थान आएगा मिड लैटिट्यूड फॉरेस्ट का, और तीसरा स्थान मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स का, और सबसे कम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी ओपन ओशन की। यदि इन चारों को डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में लगाया जाए तो इस क्वेश्चन में दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पीक। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नांकित पर्वतीय श्रेणियों में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? आपको पता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह वेस्टर्न घाट में स्थित है। इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट holds the highest percentage share of scheduled caste population। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कौन से राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में वहाँ की कुल जनसंख्या में से शेड्यूल कास्ट जनसंख्या का परसेंटेज है 31.94%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में कोपेन के क्लाइमेट टाइप दिए हुए हैं। दोनों लिस्ट का मिलान करना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण में अंग्रेजी के कुछ लेटर्स का यूज़ किया है, जैसे ए का संबंध है ट्रॉपिकल से, बी का मतलब है ड्राई, सी का मतलब है मिड लैटिट्यूड से संबंधित और ई का मतलब है पोलर। इस आधार पर यदि हम देखें तो AW का संबंध है ट्रॉपिकल सवाना से, BS का संबंध है स्टेपी क्लाइमेट से, CS का संबंध है माइल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट विद ड्राई समर से, और EF का संबंध है परपेचुअल फ्रॉस्ट क्लाइमेट से। इस तरह क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस को यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट वाज इंस्पायर्ड बाय डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक अवधारणा चार्ल्स डार्विन के प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से प्रेरित थी?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है विलियम मोरिस डेविस के द्वारा प्रतिपादित किया गया साइकिल ऑफ इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थक्वेक्स ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ मैक्सिको आर एसोसिएटेड विद द सबडक्शन बाउंड्री ऑफ विच प्लेट। मैक्सिको के प्रशांत महासागरीय तट पर भूकंप किस प्लेट की प्रविष्ठन सीमा से संबद्ध हैं। यदि आप इंटरनेट पर अवेलेबल प्लेट्स के मैप को देखें तो मैक्सिको के पश्चिमी तट पर जिस प्लेट की स्थिति है वह है कॉकस प्लेट, और इसी प्लेट के सबडक्शन के कारण मैक्सिको के पैसिफिक कोस्ट पर भूकंप आया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, वहीं लिस्ट 2 में कुछ कंट्रीज़ दिए हुए हैं। इन दोनों लिस्ट का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। सार्क का सदस्य देश है नेपाल, आसियान का सदस्य देश है इंडोनेशिया, ओपेक का सदस्य देश है वेनेजुएला और यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है ऑस्ट्रिया। इस प्रकार यदि हम क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।